नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज भी कुछ महत्वपूर्ण विषय उठे। बहुत से ऐसे विषय थे जो कि ध्यानाकर्षण के दौरान भी उठे। बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो प्रश्नकाल के माध्यम से सदस्यों ने मंत्रियों से जानना चाहा। तो ऐसे ही कुछ विषयों से कुछ ऐसा एक विषय निकल कर आता है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय समझ लीजिए कि बिल्कुल परिचित विषय है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप हर उस काल में देखे गए हैं जब विपक्ष की भूमिका में कोई और होता है, सत्ता पक्ष की भूमिका किसी और को मिली होती है। तब हम देखते हैं कि सामान्य रूप से ऐसा आरोप लगाए जाते हैं। तो अब ठीक है, विपक्ष में कांग्रेस है तो अपने विपक्षी धर्म का उस रूप में पालन कर रही है। बहुत से आरोप लगाए हैं, किसके ऊपर? सत्ता पक्ष के ऊपर। तो अभी जो पूरी बातें हो रही थी और जो पूरी बातें की जा रही थी बजट सत्र के दौरान, हम देख रहे थे कि जब निकाय के चुनाव हो रहे थे तो निकाय के जो चुनाव थे उनके दौरान भी बहुत से विषय आ रहे थे। जब परिणाम आ रहे थे तब भी बहुत से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। और अब जब अध्यक्षों का चुनाव किया जाना है फिर वही सारी बातें देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन विपक्ष ने शून्यकाल में जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया, सावित्री मंडावी, द्वारकाधीश यादव ने मुद्दा उठाया और कहा कि बिना पूर्व सूचना चुनाव क्यों स्थगित कर दिया गया। क्या चुनाव में खरीद फरोख्त के लिए चुनाव स्थगित किया गया है? उनका कहना है कि कई स्थानों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो चुनकर आए हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दुर्ग में जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध कर दिया गया, जो कि 2 महिला दावेदार थे। उन्हें विधायक के घर में बैठा दिया गया। प्रजातंत्र का चीरहरण हो रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए। हालांकि इस दौरान राजनीति के इतर सत्ता पक्ष के नेता नाराज विपक्ष को मनाने के लिए पास पहुंचे और सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने का आग्रह किया। सदन से वॉकआउट करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सत्ता पक्ष ने चुनाव जीतने में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है। कई पंचायतों में लोकतंत्र को अपमानित किया गया है। पंचायत में बैठक आहूत करने के बाद चुनाव तिथि बदलने की कार्रवाई हुई है। विधानसभा में शासन की ओर से इससे कोई जवाब नहीं आया है। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डौंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया। इधर विपक्ष के आरोपों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ईवीएम के बाद अब विपक्ष क्या शगुफा छोड़ रहा है। बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान करती है। जनता का जनादेश आ चुका है। कांग्रेस शायद सरकार से किसी भी मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं है, इसलिए एक नई अफवाह फैलाई जा रही है। सत्ता पक्ष ने बताया कि यह आवश्यक है कि विपक्ष अपनी हार की समीक्षा करे और यह जानने का प्रयास करे कि जनता ने उन्हें अस्वीकार क्यों कर दिया। लगातार 4 से 5 बार हार के बाद कांग्रेस अपना संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर अपनी हार छुपाना चाह रही है, जो कि असंभव है। गलत बातें हैं और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है भाई, और भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है। और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। हमेशा देखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी रहा है, चाहे सत्ता में बीजेपी हो या कांग्रेस। इस चुनाव में भी सत्ता पक्ष का दबदबा चुनाव में देखने को मिला। देखा यह भी गया है कि हमेशा विपक्ष सत्ता पक्ष पर ऐसे आरोप मढ़ देती है। देखा यह भी गया है कि हमेशा विपक्ष सत्ता पक्ष पर ऐसे आरोप मढ़ देता है, जैसे कि कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ है।
तब बहुमत न होने के बाद भी कांग्रेस सरकार का मेयर बनाने वाले सभी प्रकार के तरीके अपनाए जाने का आरोप सरकार पर लगा और अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी ऐसा ही आरोप दोहरा रही है। चलिए मैं सीधे चर्चा पर आ जाता हूं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों से। आलोक सोनी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभिमन्यु जी स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप भी बताइएगा, क्योंकि जैसा एक विषय मैंने देखा था, शुरू से मैं ये देख रहा हूँ, शुरुआत आपसे ही कह रहा हूँ मैं आलोक जी। अभी ये विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि जिस तरीके से, मैं तो एक शब्द देख रहा था, क्या कह रहे थे वो, एक विशेष शब्द था, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये शब्द जेब में रखने लेकर चलने वाला शब्द है। जब आपको विपक्षी दल के ऊपर कुछ बड़े आरोप लगाने हो तो इस शब्द को निकालिए और एक बार बोल दीजिए, लोकतंत्र का चीरहरण। ये आरोप लगते रहते हैं। तो वैसा ही आरोप आप पर लगा है। ये कहा जा रहा है कि जो भी सदस्य निर्वाचित हुए, अध्यक्षों का चुनाव होता है, उस दौरान समय बदल दिया जाता है, तिथि बदल दी जाती है, कुछ सदस्यों को या फिर ऐसे जो लोग जो कि उस प्रतिस्पर्धा में आना चाहते हैं, कंटेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें कहीं और बिठा दिया जाता है। तो ये सारे कैसे आरोप हैं? क्योंकि मैं देखता था पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब यही आरोप आप भी लगाया करते थे। आलोक जी। सर, आपके सभी दर्शकों को आपको मेरा नमस्कार, साथ ही प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जो भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, अगर विपक्ष में कांग्रेस है इस वक्त, तो उन्हें जनादेश का सम्मान करना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज कि जब इसके परिणाम आए थे नगरीय निकाय के बाद में त्रिस्तरीय जनपद पंचायत के जो चुनाव थे, उस समय कांग्रेस ये बड़े दावे कर रही थी कि हमने जो है वो ज्यादा सीटें जीती है, हमने जो है ज्यादा सदस्य, हमारे समर्थित सदस्य जो है वो चुन करके आए हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनावों के परिणाम आए हैं और जो पंचायतों में, जिला पंचायतों में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो चुनाव हो रहा है, वहां पर मेरे जनता के जो चुने हुए सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी को बैठाया है और ज्यादातर जगह पर में, तो वहां पर चूंकि ये इनको बड़ी हार मिली है, जो इनके दावे थे पूरी तरह से फुस हो गए कहना चाहिए। तो अब इनके पास बहाने नहीं है, कहा जाए, किसको मुंह छुपाए। जनता को भी तो कोई जवाब देना है और जनता लगातार नकारते आ रही है। सबसे बड़ा जवाब तो आपको हम दे ना दे, आप दे ना दे, लेकिन जनता देते आ रही है। तो उन्हीं जवाबों के पीछे भागने की जो कोशिश है कांग्रेस जो है, उत्तर नहीं है कांग्रेस के पास में कि कब जनता क्यों नकार रही है। तो उन सभी उत्तर से बचने के लिए ये इस तरह के हथकंडे, प्रोपेगेंडे जो है वो अपना रही है। ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी, मैं देख रहा था जब चर्चा हो रही थी उस दौरान, विधानसभा में था मैं, तो बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि 2019 का जो चुनाव था, 2019 का भी चुनाव ऐसा ही होता है, 2019 और 20 हुआ, जैसे कि अभी 2025 और 26 में होना है, जिसमें कि अभी 10 निकायों में चुनाव हुए, जो बची 4 निकाय हैं, फिर 26 में होगा। 19 में 10 निकायों में जो चुनाव हुआ था, ये कहा जाता था कि 10 में से 8 निकायों में आपका बहुमत नहीं था और आपका महापौर बना था। उस समय ये कहा गया था यह बेहतर प्रबंधन है। तो अगर प्रबंधन ही है तो सब अपना अपना प्रबंधन दिखा रहे हैं, क्या समस्या? संजय जी नमस्कार जी। आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार, आलोक जी को नमस्कार, रमेश जी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, हमसे केवल कोरे आरोप लगाने का काम नहीं करते, हम साक्ष्य के साथ बताते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुई है। जैसे डोंडी की बात हुई, डोंडी लोहरा की बात हुई, डोंडी लोहरा में इनका अध्यक्ष बन रहा था तो बनवा जी। क्या हो गया मन्यु जी? क्या हो गया मन्यु जी, इस बात हो पाएगी? जी हाँ कहिए मन्यु जी, कहिए। जी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी 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 जी। तो मैं वही कह रहा था, हमने सारे साक्ष्यों के साथ बात की है, जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर की बात बताई, और अभी एक नया मुद्दा जो है वो मसूरी का भी सामने आया है। मसूरी में जनपद पंचायत क्रमांक 25 का जो एक आदिवासी महिला के साथ जो जीती हुई थी, उसके पास पूरे साक्ष्य और पूरे बूथों के कैलकुलेशन है, उसके बाद भी उसको टेबुलेशन के माध्यम से हारा घोषित कर दिया गया। और किस प्रकार से जवाब देने से कलेक्टर और बाकी अधिकारी जो हैं
वो बच रहे हैं, किस प्रकार से उस महिला को बार बार घुमाया जा रहा है, ये सारे साक्ष्य सामने हैं। और जो नगर निगमों की बात कर रहे थे, जैसे राजनांदगांव का, मैं हूँ राजनांदगांव की, हमने महापौर बनाया था, निर्दलीयों का समर्थन हमें मिला था। 22 हमारे पार्षद थे, उसके अलावा जो 6-7 निर्दलीय थे उन्होंने हमें समर्थन दिया था। तो ये सारी चीजें हुई थी। यहाँ मामला पूरा उलट है। यहाँ ये है कि पहले अभी जहां जहां इनका काम नहीं बन रहा है वहां चुनाव आगे बढ़ा दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो सदस्य हैं उनके पीछे अपने आदमी लगा दिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, अलग अलग तरीके से उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी जिसकी जो कमजोरी है वो खोज करके उसकी दफ्तर पर हाथ रखने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी तरफ आ जाइए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसके कि साक्ष्य सहित और जगह सहित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया है। और जितनी इस प्रकार की उदासीन बातें और जो गैर जिम्मेदाराना बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, अलग अलग मुद्दे विधानसभा में उठ रहे हैं, और सारे के सारे मुद्दों को ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये कहती है कि नहीं ये तो शिगुफा है, तो ऐसा है। ठीक है, शिगुफा कह रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ मन्नू जी, मैं कहता हूँ, देखिए आप लोग पॉलिटिक्स में आप कल बड़े नेता आप बनेंगे। आप तो हालांकि सीख रहे होंगे, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपकी राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी है। जब विपक्ष में है तो 5 लाइनें रट के रख लीजिए, और जब सत्ता पक्ष में है 5 लाइनें रट के रख लीजिए, बड़ी काम आएंगी। लेकिन ये बताइए, क्या साक्ष्य वो नहीं था कि 10 में से 8 में बहुमत नहीं था और शहर सरकार आपकी बनती है और उसे बेहतर चुनावी प्रबंधन बताया जाता है। एक मैं आर्टिकल देख रहा था, तो ये जो बेहतर चुनावी प्रबंधन है ये उस समय ये साक्ष्य नहीं था क्या, या फिर प्रमाणित नहीं था ये? संजय जी, मैंने कहा ना, निर्दलियों का हमको उसमें सपोर्ट मिला था। निकाय के चुनाव तो सिंबल पर होते हैं, तो यहाँ कोई दावे और अलग प्रकार की बातें भी नहीं हो सकती। पंचायत चुनाव सिंबल के नहीं होते, हर कोई दावा करता है ये हमारा है, ये हमारा है, आखिर तक पता नहीं चलता। तो अच्छा। जो जैसे दो सदस्यों को विधायक के घर बैठा दिया गया, इस प्रकार की बातें हुई। तो ये जो उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई तब उसके बाद उनको पता चला, उनको वहां से छोड़ा गया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो इसका हमारा विरोध है और इसको हम जानकारी में लाना चाहते हैं जनता के। और तो अब ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितने मुद्दे इनके खिलाफ आते हैं, जो भी बातें होती हैं, बस एक चीज कह के कि हमको जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश का सम्मान करें, ये कह के ये लोग बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो भैया, तो जनादेश 5 साल सरकार चलाने के लिए दिया है, जनादेश दिया, इसका मतलब आप कोई दूध के धुले नहीं हो गए, या कोई आप कुछ कर नहीं सकते, ये गलत काम, इस प्रकार की कोई बात हो गई है। तो 5 साल पूरी ये बातें की जाएंगी और लगातार जो दिक्कतें दिखेंगी वो तो हम उठाते रहेंगे। जनादेश तो आपको 5 साल के लिए मिला है। जी, एक लाइन इसमें से निकाल लेते हैं, जितने बैठे हैं आप लोग कहते क्या, एक लाइन इसमें से निकाल लेते हैं। आपने जो जितनी बातें कही, इंटेलेक्चुअल जो बातें कही कि आप सरकार में हैं, इसका मतलब दूध के धुले नहीं है, ये सभी पर लागू होता है। हाँ, कुछ कहना चाहे थे आलोक जी, जवाब दे लीजिए, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। मुझे इस प्रकरण से ना सर, वो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को जो गीता उपदेश जब कृष्ण ने सिखाया था, वो प्रकरण याद आ रहा है। जब उस समय पे अर्जुन ये कह रहे थे कि मैं कैसे इन पर वार करूंगा, कैसे इन पे, तो अर्जुन ने उन्हें याद दिलाया था कि कैसे क्या उनके साथ में किया था और कैसे पांडवों को 5 गांव देने का भी जो है मना कर दिया। तो ये धर्म युद्ध है। और राजनीतिक में ये बात अगर करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता, तो बड़ी शर्मनाक लगती है कि बहुत मतलब छोटी बात है। जब आपका समय था तब आपने कौन से धर्म का पालन किया था, किस तरह से आपने विधर्मता से पूरे जनादेश को नकारा था, और आज इस महाभारत में आप उसी पर प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं रमेश जी के पास जाता हूं, लेकिन ये पूछ रहा हूं कि जो सत्ता पक्ष में होता है वो उसी तरीके का धर्म युद्ध लड़ता है क्या? जो पुरानी सरकारें जिस धर्म को छोड़कर चली जाती हैं वही धर्म युद्ध लड़ता है, मुझे लगता है। रमेश जी, रमेश जी, आपने पूरी बात सुनी होगी। एक बात बताइए, ये जो जितने आरोप लग, देखिए आरोप तो बड़े हैं, और जब ये विधानसभा में बातें उठती हैं तो जैसा मैंने पिछली एक चर्चा के दौरान भी कहा था कि जब विधानसभा में या फिर उस सदन में कोई बातें की जाती हैं तो वो बातें महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि वो सारी बातें रिकॉर्ड पर जाती हैं, और जब वो रिकॉर्ड पर जाती है, समझ लीजिए वो अजर अमर हैं, वो दस्तावेज हमेशा के लिए हैं। अगर जब तक आसंदी उसके लिए एक प्रकार की व्यवस्था ना दे कि इसे विलोपित किया जाए, नहीं तो वो आपके कहे कथन अजर अमर हैं। जो बातें हो रही हैं, जैसे आरोप लग रहे हैं, आपने देखा होगा हर सरकार में कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता है, या कुछ नया लगता है आपको? संजय सर, मैं इस पर कुछ अलग हट के कहना चाहता हूं कि ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं। कांग्रेस जब सरकार में होती है तो भाजपा
आरोप लगाती है, भाजपा जब सरकार में होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है। लेकिन ये पूरी व्यवस्था लोकतंत्र में बदली जानी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो कि कांग्रेस आए तो भाजपा आरोप लगाए या भाजपा आए तो कांग्रेस आरोप लगाए। जी एक लोकतंत्र की एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो सत्ता पक्ष में है वो अपने तरीके से अपनी बात रखेगा, जो विपक्ष में है वो अपने तरीके से रखेगा। लेकिन दोनों के पास, सत्ता पक्ष के पास भी और विपक्ष के पास भी, राजनैतिक बोध होना चाहिए, उनकी बातों में राजनीति झलकना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 8 जगहों पर कांग्रेस का बहुमत नहीं था, फिर भी कांग्रेस की सत्ता वहां बन गई जी। कांग्रेस ने उसको बेहतर लोग चुनाव प्रबंधन बताया। आज वही व्यवस्था अगर यहाँ लागू हो रही है तो वो उसको दूसरे तरीके से देख रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक है, जो सत्ता में है उसका समय है, उसका विरोध आप करिए, राजनीतिक तरीके से करिए, लोगों को न लगे कि ये आप राजनीति से हट करके विरोध कर रहे हैं। ये सही है, आप भी मान रहे हो कि ठीक है जोर जबरदस्ती हुआ होगा, लेकिन राजनीति में कोई हिट एंड रन का केस नहीं होता। राजनीति में हमेशा उदारवादी रवैया अपनाया जाता है। ठीक है, आज उनका समय है, उनके तरीके से काम हो रहा है, हम राजनीतिक रूप से उसका जवाब दे लेंगे और जब हमारा मौका आएगा तो हम अपने तरीके से करेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में हार का कोई स्थान नहीं है। राजनीति एक मैराथन है जिसमें सिर्फ नंबर जोड़ा जाता है कि पहले स्थान पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया। राजनीति हमेशा या तो जीतना सिखाती है या सीखना सिखाती है। अगर आप दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रहे हैं तो आपको सीखने का अवसर है कि आप सीखिए कि आप एक नंबर पर कैसे जाएं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की परिपाटी एक होना चाहिए कि चुनाव हो तो हंस बोल करके उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया वो अपनी कमियों को खंगाले और आगे की तैयारी शुरू करे। इस तरह की बात मेरे ख्याल से राजनीति में एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। ये बात वही कर सकता है जिसके मन में राजनीतिक बोध होगा, जो राजनीतिक बोध के हिसाब से राजनीति करेगा, जो व्यापार की दृष्टि से करेगा, जो बदले की दृष्टि से करेगा राजनीति, उसमें ऐसी बातें नहीं आ सकती। तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव मैत्रीपूर्ण चुनाव लड़े, लोगों का में कोई हिंसक बात न करे, हिंसक गतिविधियां न करे। ठीक है, जो जीत गया, जो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आया है वो अपने तरीके से। आप रमेश जी, आप वही बात कह रहे हैं जो कि अपेक्षित है और जिसका प्रयास मुझे लगता है दशकों से किया जा रहा है। वो राजनीति के शुद्धिकरण की जो संयमन होता है, नियमन होता है, आचरण होता है, शिष्टाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, अंतःमन होता है, नैतिकता बोध होता है, ये सारी चीज़ें जो आप जो बात कर रहे हैं ये अपेक्षित है। और आप संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार के जो बाद आते हैं, आप नीति निर्देशक तत्वों में ये सारे बिंदु देख सकते हैं, जिसमें संविधान में प्रावधान यह क्या है कि ये जो प्रावधान बिंदु हैं, कंडिकाएं हैं, 2 धाराएं हैं संविधान की, इसे राज्य को अपनाना चाहिए, उसे बाध्यकारी नहीं किया गया। मूल अधिकार तो दिए गए कि भाई साहब आपके हैं, नीति निर्देशक तत्व सिर्फ इस आपकी स्वविवेक पर सरकारों के छोड़ दिया कि, और ये कहा आपको इससे भी अपनाना चाहिए, तब और अच्छा होता, तब और आप राम राज्य के पास पहुंचते। तो ये शुद्धिकरण का प्रयास लगातार चल रहा है रमेश जी, दशकों से। आप पार्टी विद डिफरेंस हैं आलोक जी, आप कहते हैं आप अलग प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, और जो बातें आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो तो उसी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मन्नू जी, उनकी पार्टी क्या मानते हैं, जैसा उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया, हाँ 10 में से 8 हमारी बनी, निर्दलीय थे। तो आपने कुछ ऐसा स्पष्ट जवाब दिया, हाँ भाई हमारे इतने थे, हमारे इतने थे। हालांकि बहुत से तो ऐसे जो चुनाव हैं क्षमा कीजिएगा, जो पंचायत के चुनाव हैं, वहाँ तो पार्टियां होती ही नहीं हैं। आप लोग तो बिना मतलब ही वहाँ पर अपनी छाप छोड़ने की जिद में लगे रहते हैं कि ये हमारा समर्थित, हमारा समर्थित। वहाँ तो आपकी पार्टी नहीं होती है, आप तो निगमों तक हो गया आपका काम। अब उन्हें लड़ने दीजिए ना, यहाँ क्या सिद्ध करने की ज़रूरत है कि ये हमारी पार्टी का समर्थित है, हमारी पार्टी का समर्थित है। अरे जो भी है, पंचायत है, पंचायत व्यवस्था इस देश का मूल है, जड़ है, जहाँ से जो विकसित तने हैं, फल हैं, जो सारी चीज़ें मिलती हैं।
तो इसे तो राजनीति से अलग रहने दीजिए आलोक जी। मैं वही कहना चाह रहा था संजय जी कि देखिए, एक तरफ कांग्रेस ये बोल रही है कि हमारे प्रत्याशियों को, हमारे चुने हुए, जबकि आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि इसमें कोई सिंबल नहीं होता है, जो भी सदस्य चुन करके आता है वो अपने आप में बिना पार्टी के सिंबल के आता है। फिर आप इस पर आरोप भी लगाते हैं कि हमारे सदस्यों को घर में बंद कर दिया गया, हमारे सदस्य की जो नियुक्ति है वो गड़बड़ की गई, उसमें काउंटिंग गड़बड़ हुआ। तो आप ये किस आधार पे कर रहे हैं, किस आधार पर इस बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकता था अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए, फिर इसमें आपको अपने पार्टी वाली बात कहां से आएगी? तो ये द्विअर्थी संवाद बतलाता है कि कांग्रेस इस वक्त दुविधा में खड़ी हुई है। कांग्रेस इस वक्त हार की जो कसर है उससे उबर नहीं पा रही है, और उनके पास कोई बताने के लिए कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है जनता के बीच में कि वो हारे क्यों है, और ना ही वो उसको ढूंढ पा रही है। नहीं, ये समर्थित वाला खेल तो सब जगह चल रहा है आलोक जी। आप भी बताते हैं कि हमारे समर्थित ज़्यादा जीते हैं, कांग्रेस कह रही है हमारे समर्थित ज़्यादा जीते हैं। मैंने तो एक बार एक डिबेट में कहा था, जो कांग्रेस के बड़े नेता बैठे थे, मैंने कहा था आप दोनों अपनी अपनी सूची दे दीजिए, आपके कौन कौन समर्थक हैं, वो दोनों सूची आपकी और लेकर मैं निकलूंगा फील्ड पे, और एक एक आदमी जो कि कॉमन निकलता है आप दोनों की सूचियों में, उससे मैं बात करूंगा भैया किसके समर्थित हो आप, किसके समर्थित हो जब चुनाव लड़ रहे थे। चलिए, हाँ कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए आलोक जी। लेकिन अंतोगत हुआ तो आपको यह देखना है कि वहां पर में उपाध्यक्ष अध्यक्ष किसका बना है और वो कैसे काम कर रहा है। फिर आप उसमें ये राजनीति क्यों कर रहे हैं कि इसमें जो राज्य सरकार है उन्होंने कब्जा कर लिया है, राज्य सरकार जो अपने हिसाब से चुनाव करा रही है, राज्य सरकार उसमें एक्सटेंशन लेकर के आ रही है। अब जो परिणाम मिला है उसे स्वीकार करिए, स्वीकार करके जो जीते हैं उन्हें बधाई दीजिए। और आपके विपक्ष का जो दायित्व है, जनता ने इतना बड़ा, आपको भी ऐसा नहीं कि उन्हें छोटा मैंडेट मिला हो, भारतीय जनता पार्टी को तो केवल 13 विधायक मिले थे, इन्हें बड़ा मैंडेट मिला है और एक बड़ा दायित्व मिला है। तो उस दायित्व का निर्वहन करना भी आवश्यकता है। तो उसकी जो अपेक्षा जनता ने आपसे रखी है उस दायित्व का निर्वहन करिए, पालन करिए। अभिमन्यु जी, हार स्वीकार कर लीजिए, लगातार 4 पराजय मिली, 5वीं पराजय है कि नहीं है, यहाँ लड़ाई चल रही है पंचायत में, लेकिन 4 लगातार जो पराजय मिली है, तो अब पंचायत की लड़ाई थोड़ी सी, मैंने कहा ना, क्योंकि डायरेक्ट पार्टी सिंबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के बहस की, तर्क की गुंजाइश बचती है, आप कह सकते हैं। वही कह रहे हैं जो आलोक जी, हार स्वीकार कर लीजिए, कहिए ठीक है जनादेश हमारे पक्ष में नहीं था। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमने जो आरोप लगा उसमें क्या कहा हमने कि जो जहां ये लोग नहीं जीत पा रहे थे, या इन लोग को लग रहा था संशय की स्थिति की जहां शायद हम अपने हिसाब से या अपने पसंद का नहीं बना पाएंगे, वहीं के चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं, बाकी जगह के चुनाव तो बराबर करा लिए जा रहे हैं। और चुनाव भी आगे कैसे बढ़ाया गया, 10:30 बजे सब अंदर घुस गए, उसके बाद उनको बताया गया कि चुनाव अब आज नहीं होगा, और शाम तक वो लोग धरना देके बैठे रहे, स्थानीय विधायक बैठी रही, लगातार पूछती रही, कोई कारण तक नहीं बताया गया किस वजह से चुनाव आगे बढ़ाए गए हैं। सीधा सवाल, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, तो एक्सेप्टेंस तो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। वो चाहती है कि हमको कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक सब जगह हमारे होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। उसके अलावा तो देखिए, जवाब अभी आपने रमेश जी ने बहुत अच्छी बात करी राजनीतिक व्यवस्था की बात, और उसके बाद आपने कहा स्पष्ट जवाब। बस ये 2 ही चीजें हैं। आपने भी अभी विधानसभा सत्र में पहली नजर बनाई हुई है संजय जी, आपने देखा राजनीतिक व्यवस्था क्या है, विधानसभा होता है, विपक्ष अपने सवाल पूछता है, पक्ष अपने जवाब देता है, और हम तो सवाल पूछ रहे हैं बराबर, लेकिन पक्ष जो है सरकार का वो जवाब देने में नाकाबिल साबित हो रहा है। आपने देखे, विपक्ष तो छोड़िए, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सवाल पूछ रहे हैं उसके भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जो उनके विधायक असंतुष्ट हैं। तो ये राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें कौन गड़बड़ कर रहा है या कहां से गड़बड़ हो रही है, वो साफ है कि सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहे। चाहे हम जासूसी की बात करें, दीपक बैठ के घर के बाहर पुलिस वाला मिलता है, कोई जवाब नहीं, हर चीज को कहते हैं शिगुफा, कांग्रेस से झूठ बोल रहे हैं। भाई, अगर हम विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं, जो सदस्य झूठ बोल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आज एक और बात उठी, 20 दिन बाद जो एक निधन का नोटिफिकेशन होता है, पूर्व सदस्य थे, उसका 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आया, विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पर नाराजगी जाहिर की, सवाल उठाने वाले भी इन्हीं के पार्टी के विधायक थे। तो ये जो सरकार के ऊपर जो हमारे जो लगातार आरोप लग रहे हैं, तो सरकार जवाब देने में क्यों सक्षम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और उसके ऊपर आप जनादेश की बात कर देते हैं, फिर हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये इनके समय ये हुआ था। कहीं ना कहीं ये सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखाई देती है, चाहे जो मंत्री खड़े होते हैं
वो घिरे हुए दिखाई देते हैं, उनको समझ में नहीं आता आज भी क्यों हुआ। हमने वॉकआउट किया, हमने जब ये सवाल उठाए कि ऐसा ऐसा इन सब जगहों पे हो रहा है, जब स्पष्ट जवाब नहीं मिले तो हमने वॉकआउट किया। जवाब मिलता तो हमें क्या समझ क्या है अभिमन्यु जी, मैं भी देख रहा हूँ बातें वही अभिमन्यु जी, होती है कि इनकी जवाब देने की स्थिति में नहीं। अभिमन्यु जी, मैं ज्यादातर जो देख रहा हूँ, अधिकतर देख रहा हूँ, विधानसभा में रोज जाता हूँ, देखता हूँ मैं, ज्यादातर सवाल क्या पूछे गए हैं जानते हैं आप? 2022 से लेकर 2025 तक की स्थिति में, तो 22, 23, 23.5, 24 आते आते आपका एक कालखंड निकल जाता है, फिर बचता है इनका डेढ़ साल का कालखंड। तो जो सवाल लग रहा है ना, उसमें यही पूछा जाता है कि भैया इन्होंने गड़बड़ी की है, कार्रवाई करिए ना, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अधिकतर सवाल वही है जो कि अब भारतमाला पर मैं कल बात कर रहा था, 3.5 साल पहले का मामला था, जो कि 28 की जगह करीब 70 करोड़ दे दिए गए, एक ही परिवार के 12 सदस्यों को भी 70 करोड़ बांट दिए गए, और भी 600 करोड़ का मामला। जी मैं वही कह रहा हूँ, ये उस समय के कार्यकाल का मामला था, जो अभी एसडीएम, जो अब तत्कालीन एसडीएम थे, सस्पेंड हुए, उसी कार्यकाल का ये विषय था। तो वो कह रहा हूँ ना, वो जो विषय सारे उठ रहे हैं ना, वो आपके कार्यकाल का भी बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है, और सदस्य यही पूछ रहे हैं कि अगर इसमें गड़बड़ी थी, उस समय भी विषय उठाए जाते थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वही कह रहे हैं सदस्य कि ठीक है, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है, आने वाले समय में करेंगे। हाँ, लेकिन ठीक है, आप जो कह रहे हैं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें कि गड़बड़ियां खुद विधायक उजागर कर रहे हैं, चाहे वो ABL BPL राशन कार्ड का, वो भी आपका ही मामला है, APL BPL भी आपका ही मामला है 2022 का, लेकिन उसमें जो गड़बड़ियां हैं, तो ये पूछा जा रहा है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये इतने राशन कार्ड APL से BPL कैसे हो गए? क्योंकि इस सरकार को भी 1.5 साल हुए, यही ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है रमेश जी, जैसा कि ये एक तो विषय बड़ा इसलिए भी है क्योंकि बात जब लोकतंत्र की होती है, और मैंने कहा लोकतंत्र कहाँ से शुरू होता है? इन्हीं पंचायतों से, गांवों से शुरू होता है यह लोकतंत्र। लोकतंत्र की नींव जो है, जड़ जो है, वो निकलती है पंचायतों से, और फिर फैलती है एक बड़े वृक्ष के रूप में, बरगद के रूप में, या फिर आप कहिए कि विशाल वट वृक्ष के रूप में। जब ये फैलती है, पूरा आकार लेती है, जमीन के भीतर घुसती है, फैलती है, तब जाकर एक कहा जाता है कि एक परिपक्व और शक्तिशाली लोकतंत्र बनता है। तो अगर लोकतंत्र की बुनियाद, लोकतंत्र की, मैं कहूँ फिर वही कहूँगा कि जो राजनीति में अपेक्षा की जाती है, लोकतंत्र के शुद्धिकरण की, शुचिता की, नैतिकता की जो अगर कल्पना लोकतंत्र के प्रति की जा रही है, तो उसकी शुरुआत भी इन्हीं पंचायतों से ही होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ निकलना है। जो जड़ों में जाएगा वही बाहर उस विशाल वृक्ष में भी दिखेगा, उससे निकलने वाली हवा भी वही देगी। रमेश जी। संजय जी, आपने बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो शुचिता और नैतिकता पर खड़ी होनी चाहिए, और वो बुनियाद पंचायत स्तर से ही शुरू होती है। जी, पंचायत स्तर की राजनीति को, पंचायत स्तर के हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया को विवादों का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं दोनों दल के लोगों को आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी, तो वो जो पंचायत लेवल का जो चुनाव हो रहा है उसको विवाद का विषय न बनाए, और उसमें सहज रूप से, उसमें किसी दल का कोई महत्व नहीं है जी, जो व्यक्ति सही तरीके से वहां निर्वाचित हो रहा हो उसका दोनों साथ दे। कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस ही साथ दे या भारतीय जनता पार्टी के साथ, दोनों दल मिलकर के साथ दे, ताकि जो पंचायत की जो एक मौलिकता है, जो लोकतंत्र की बुनियाद खड़े होने की शुचिता और नैतिकता के आधार पर जो व्यवस्था है वो बरकरार रखे, ताकि लोकतंत्र की जो पौध वहां से खड़ी हो वो आगे अच्छे रूप से विकसित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो। ये बात होना चाहिए। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आज की राजनीति करने वाले लोगों के मन में ना जाने क्या बात आ गई है कि ये आदमी हमारा है तो हमारा ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। आदमी तो सब आपके हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। जो पंचायतों का सही निर्वाचन हो रहा है उसको हंसी खुशी से होने दीजिए, और सारे लोग सर्वमान्य रूप से उसको स्वीकार करिए। मेरे ख्याल से अगर ये पहल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और ये यही बात आपने भी, मेरे ख्याल से आपकी भी मंशा यही कह रही है। जी बिल्कुल। तो चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ मैं। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बातें बताई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरी बातें होती हैं, मैंने कहा कि जो अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा ऐसी होती है
कि सभी शुचिता की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, शुद्धिकरण की बात करते हैं, लेकिन जो बात करते हैं वो होना चाहिए और हर समय होना चाहिए। सरकारें जो भी हों और जिनका भी शासनकाल हो, इन बातों को प्राथमिकता की क्रम में रखा जाना चाहिए, प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, लेकिन अभी जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं अलग अलग दल, मैंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो आरोप लगते हैं लगभग हर बार देखे जाते हैं। बस यही देखने को मिलता है कि जो विपक्ष का चेहरा बदल जाता है, सत्ता पक्ष का चेहरा बदल जाता है, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन आरोप लगभग वैसे ही होते हैं जो विपक्ष की ओर से आते हैं, सत्ता पक्ष की ओर से आते हैं। ठीक है, ये राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अब देखना है कि ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारे आरोप हैं, या फिर सरकार की ओर से जो जमकर पलटवार किया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस अपने हार की समीक्षा करे, कारण खोजे, बेकार की अफवाहें फैलाकर अपनी हार को छुपाने की कोशिश न करे, प्रयास न करे। देखते हैं ये बातें कितनी दूर तक जाती हैं। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।